हेलो एवरीवन। हम 50 पॉइंट्स डिस्कस कर रहे थे, इंडिया को कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे एक सोने की चिड़िया दोबारा बना सकते हैं। स्टार्टिंग विद द 12th पॉइंट। इससे पहले हमने 11 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके पहला पार्ट देख सकते हैं। 12th पॉइंट अगर हम स्टार्ट करें तो काफी टाइम हमारे जो अमीर लोग हैं, रईस ज्यादा लोग हैं, जो बिलियनर्स हैं, वो डिफॉल्ट करते हैं। और ये इस पे कोई प्रमाण नहीं है कि काफी टाइम से हमारे डिफॉल्टर्स जो हैं वो बिलियनर्स ही हैं, और उसके बाद वो लंदन भाग जाते हैं और उन्होंने स्विस बैंक अकाउंट्स खोल रखे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर विलफुल डिफॉल्टर्स। अब विलफुल डिफॉल्टर्स का मतलब ये है कि वो पैसे देने के सक्षम हैं, वो दे सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका एक ऐसा पॉलिटिकल नेक्सस बना हुआ है, एक ऐसा क्रॉनिक कैपिटलिज्म बना हुआ है। क्रॉनिक कैपिटलिज्म हम ये कहेंगे जिसमें पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन का एक नेक्सस बना होता है, दोनों एक दूसरे के फायदे के लिए काम करते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी के साथ इंटरफेरेंस होना। और डेमोक्रेसी हम किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे इस केस में जब भी डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज होती है तो ये डिफॉल्ट करके जाते हैं लोग, और इसका खमियाजा एज एन इंडिविजुअल टैक्स पेयर हमें सिटीजन्स को ही चुकाना पड़ता है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए बात का कि हम ऐसे डिफॉल्ट ना होने दें। बैंक्स 95% तक के हेयर कट्स ले लेते हैं। हेयर कट्स बेसिकली मींस दैट हाउ मच वैल्यू दे आर रेडी टू लूज जस्ट टू गेन द whatever remaining amount it remains। जैसे आप सपोज कीजिए 100 रुपए की एक चीज का अगर बैंक ने लोन दे रखा है, और उसके सिर्फ अगर 5 रुपए भी आखिरी में मिल रहे हैं, इसका मतलब है बैंक ने 95% हेयर कट ले लिया और सिर्फ 5 रुपए ही रिकवर किए, क्योंकि बैंक को ये भी लगता है कि सिर्फ 5 रुपए रिकवर करने भी बेहतर है 100 रुपए की चीज के लिए एज कम्पेयर टू 40-50%, क्योंकि उसकी उम्मीद नहीं दिखती। और इसके लिए हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफी अच्छे कानून बनाए भी थे। दैट वाज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी इसका नाम था, और ये 2016 में पास भी हुआ था। और ये बहुत ही एक अच्छा एक्ट था, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि क्रॉनिक कैपिटलिज्म है और पॉलिटिकल बिजनेस नेक्सस है, इसमें इस एक्ट ने भी अपनी सिग्निफिकेंस खो दी। उसके अलावा जो सबसे मेन मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप अभी तक काफी लोगों को पता ही नहीं है, पीपल आरंट अवेयर, बट दिस इज इन दी प्रेजेंट फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो होता क्या है कि एक कोई भी इंडिविजुअल एक किसी बैंक में जा सकता है, नॉट जस्ट किसी बैंक में जा सकता है, बट लाइक देयर आर 2-3 रजिस्टर्ड बैंक्स लाइक एसबीआई एंड I think HDFC and ICICI banks are there, but SBI and PNB are the most ones। और उसमें आप विदाउट अपनी आइडेंटिटी रिवील किए आप 100 करोड़ दे सकते हैं, आप 10 करोड़ दे सकते हैं, और वो जो पैसा है उसके एवज पे आप एक बिल ले सकते हैं, और वो बिल से बेसिकली पॉलिटिकल फंडिंग होती है। तो गवर्नमेंट ने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर दिया है जिसमें लोग बिना अपना नाम दिए जाके पैसा बैंक में जमा करवा सकते हैं, और उस बैंक से पैसा गवर्नमेंट निकाल के वोटर्स को अपीज कर सकती है। तो इससे बेहतरीन डेमोक्रेसी का नंगा नाच नहीं हो सकता, सॉरी पार्डन माय वर्ड्स। लेकिन जिस तरीके से डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज है, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि इसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाएगा, इसकी ओपेकनेस को मेंटेन रखा जाएगा, इससे कितने ही लोग नेचुरली पैसा दे रहे हैं और गवर्नमेंट को फंडिंग हो रही है, इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस ये एक बहुत अच्छा टूल है गवर्नमेंट की करप्शन को बढ़ा चढ़ा के रखने का, और गवर्नमेंट के लिए अपने एक्सपेंसेस को आगे बढ़ाने का। सो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, और सुप्रीम कोर्ट में भी इसने कुछ कार्रवाई नहीं करी है। तो द मोस्ट फनीस्ट थिंग इज दैट इवन सुप्रीम कोर्ट इज अलाउइंग दिस बॉन्ड्स टू बी फ्रीली अवेलेबल। सो दिस इज लाइक अगेन अ सरप्राइज एलिमेंट, एंड these instruments will surely undermine the democratic spirit। So I think आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आइडिया हो गया होगा। I think people needs to be aware and needs to remove this somehow। उसके बाद हमारा हमने आईबीसी पे बात करी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये बहुत ही अच्छा बिल था जब ये बनाया गया था, इसने बहुत अच्छा काम भी किया, बट अगेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका इस कानून को बिल्कुल एक तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया थैंक्स टू द क्रॉनिक कैपिटलिज्म। और इस चक्कर में रघुराम राजन को अपनी गद्दी देनी पड़ी। उन्होंने 100 मोस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट भी भेजी थी पीएमओ को। जो हमारा एनपी इशू है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का इशू है, कि ये लोग दे सकते हैं पैसा लेकिन फिर भी जानबूझ के नहीं दे रहे हैं, लेकिन बजाय वो 100 लोग जाते और उनको नोटिस जाता, रघुराम राजन को ही जाना पड़ा इस देश से। तो ये हमारे देश के लिए बेहद एक निंदनीय काम है कि हम आज तक इन बैंकरप्ट लोगों को पे अच्छी कार्रवाई नहीं कर सके हैं। लेकिन थैंकफुली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैं ये रिकॉर्ड 2022 में कर रहा हूँ, तो अभी बैंक्स की सिचुएशन काफी अच्छी है। पब्लिक सेक्टर ने काफी मेजर्स टेकन केयर किए हैं कि अब डिफॉल्टिंग इतनी आसान ना हो। सो थिंग्स हैव बीन इम्प्रूव्ड डेफिनेटली, देयर इज अ मच स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एज वेल। I think in 2022 there have been some strict actions,
सो आई थिंक गवर्नमेंट इज डूइंग गुड जॉब। और उसके बाद इन 2021 पोस्ट पैंडेमिक एक बेड बैंक को भी क्रिएट करने का एक लॉ पास किया गया था, और उसका बेसिकली ये काम था कि वो सारे बैंक से अपने एनपीए ले लेंगी, क्योंकि बैंक मैनेजर के पास और भी बहुत काम है, उसको नए लोन्स देने हैं, उसको इन्वेस्टमेंट्स देखनी है, उसको रिटेल बैंकिंग का ध्यान रखना है। सो वो सारा काम डिवाइड करके रखते हैं, और बैड बैंक्स को भी निपटाना है, तो ये सारा काम एक ही बैंक नहीं कर सकता। तो इसलिए ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि एक बैड बैंक बनाया जाएगा। बैड बैंक वैसे बैड नहीं है, बैड बैंक रेफर्स टू द बैड लोन्स दैट दैट बैंक विल बी टेकिंग केयर ऑफ हैंडलिंग। और हमारे पास ऑलरेडी इंडिया के पास 26 मेजर एआरसीज हैं, दैट इज कॉल्ड एसेट रिस्ट्रक्शन कंपनीज। और इनका काम ये होता है कि ये बेसिकली ऐसे ही एनपीएज या बैड लोन्स को लेते हैं, और उसमें से उससे जो भी रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उससे जो भी चीज बनाई जा सकती है, तो वो उसको दोबारा बना के यूज में लाते हैं। जैसे एक एग्जांपल दें, एक फैक्ट्री बंद है, तो गवर्नमेंट उस फैक्ट्री को एक एआरसी को दे देगी, और वो एआरसी अगेन उस फैक्ट्री की इंस्पेक्शन करेगी, और बेस्ड अपॉन ऑल दी कंसल्टिंग वो अगेन किसी को या तो लीज पे देगी, या तो गवर्नमेंट खुद ही काम करेगी, लेकिन उस फैक्ट्री को फिर से फंक्शनिंग बनाएंगी। सो उसके अलावा लेकिन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का एक ड्रॉबैक ये है, खामियाजा ये है कि वो सिर्फ छोटे लोन्स की कंपनीज पे ही ध्यान रखते हैं। दे टेक ओनली स्मॉल एंड मीडियम टर्म्स लोन टिल 1 करोड़। सो 1 करोड़ तक के ही लोन्स पे वो करती है काम, उससे बड़ी पे नहीं। तो गवर्नमेंट को बैड बैंक जो गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है, वो हजारों करोड़ों के लोन को ले सकती है और एनपीएस रिकवर कर सकती है। सो दिस इज लाइक वन ऑफ द गुड गुड डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। टोटल हिपोक्रेसी अगर आप देखें, बिल्कुल दोगलापन है इन लोगों का। पाकिस्तान का बलूचिस्तान जो है, वो सारे अलकायदा और तालिबानी लीडर्स को शर्म तो देता ही है, और उसके बाद वो यूएसए को भी बेवकूफ बनाता है ये कह के, और 20 साल से मदद ले लेता है कि मैं तो आतंकवाद के खिलाफ हूँ। तो इसके पीछे हम सब जानते हैं यूएसए का भी हाथ इसीलिए है कि वो अपने वेपन्स बेचना चाहते हैं। वो इस रीजन में हमेशा इंस्टेबिलिटी रखना चाहते हैं, ताकि यहाँ पे कभी प्रोस्पेरिटी ना, ये चाइना को इंगेज रखें, इंडिया को इंगेज रखें, और ये कभी ज्यादा बढ़ ना सकें, और इससे उनका व्यापार भी बढ़ता है वेपन्स का। तो यूएसए हमेशा इसके साथ ही रहा है, बस वो दिखाता नहीं है। और अफगानिस्तान का अल तालिबान के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वो सब कुछ अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके सॉरी शरिया लॉ में ही लिखा हुआ है कि वो अफीम का व्यापार नहीं कर सकते हैं, और लेकिन फिर भी वो अफगानिस्तान अफीम बेचने पे कभी बाज नहीं आता। वो हमेशा अफीम बेच रहा है करोड़ों करोड़ों रुपए की, हालांकि ये उनके शरिया लॉ में नहीं लिखा हुआ। तो इसको दोगलापन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। तो आप एक बार ये पॉइंट्स देखिए, 17 पॉइंट देखिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। तो पीएसयूज को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं, ये शुरू से एक सदियों से एक क्वेश्चन चलता रहा है कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या एफिशिएंसी वो आ सकती है या नहीं, जॉब सिक्योरिटी पे ऑल्दो इस पे असर पड़ता है, बट इट इज स्टिल अ डिबेट इन इटसेल्फ। सो ऑन अ पर्सनल नोट आई बिलीव दैट पीएसयू शुड बी प्राइवेटाइज्ड विद अ हेल्दी कंपटीशन कमीशन। सो कंपटीशन कमीशन आजकल बहुत सुर्खियों में है, उन्होंने गूगल पे एक नहीं 2 बार फाइन लगाया है, एक बार 1300 करोड़ का और एक बार 967 करोड़ का। गूगल के लिए बड़ी चीज नहीं है, वो तो फाइन दे सकते हैं, बट इट्स लाइक कंपटीशन कमीशन का ये काम है कि वो फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं कंपटीशन में, और किसी चीज की मोनोपोली नहीं बन रही है, ये सब चीजों का ध्यान रखता है। तो अगर प्राइवेटाइज कर रहे हैं पीएसयूज को, तो कंपटीशन कमीशन का रोल भी बढ़ा देना चाहिए, दैट दे शुड नॉट बी मिसहैंडलिंग ऑल दिस थिंग्स। And also the managers in PSUs as a part of decision making are super efficient, ये मैं बिल्कुल बात मानता हूँ। और even in public sector banks also, but उनके पास एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की कमी है। और आरबीआई ने हमारी डेमोक्रेसी को सेव कर रखा है, इंडियन बैंकिंग को भी सेव कर रखा है, जब तक उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस को लोन्स नहीं दे रखे और बैंक्स नहीं दे रखे। सो बेसिकली अगर हम मेन इंडस्ट्रियल हाउस को ही बैंक दे देंगे, तो वो अपनी कंपनियों को ही लोन देते रहेंगे, और एक दिन वो खुद ही डिफॉल्ट करके निकल जाएंगे, और इससे पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है। तो हमें कभी भी जो हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, उनको कभी बैंक्स नहीं देने चाहिए, उनको कभी लोगों का हार्ड अर्न इन्वेस्ट मनी कभी नहीं उनके हाथों में देना चाहिए, बिकॉज वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम देखें तो पीएलआई स्कीम्स जो है सारे सेक्टर्स के लिए, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, ये एक काफी अच्छा
वे है इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने का, बट ये हमारा जॉब्स को क्रिएट नहीं करता। देखिए अल्टीमेटली बात यही आ जाती है कि जॉब्स कितनी क्रिएट हो रही हैं। मैं चाहे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट ले आऊं, आज की डेट में जीडीपी इज नॉट अ प्रॉपर मेजर दैट अ कंट्री इज प्रोस्पेरिंग और नॉट। द प्रॉपर मेजर इज जीडीपी पर कैपिटा, और जीडीपी पर कैपिटा फॉर इंडिया इज नियर अबाउट $2000, एंड फॉर चाइना इट इज $12,000, एंड फॉर यूएस इट इज $60,000। तो आप फर्क देख सकते हैं, चाइना हमसे 5 गुना आ गया है, यूएसए चाइना से 5 गुना आ गया है, और $2000 रफली कम्स लाइक ₹1,60,000 एज पर टुडेज एक्सचेंज रेट। और इतने में जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है, जिस हिसाब से स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, 1,60,000 में एक पूरी फैमिली चलाना इज नॉट एन इजी जॉब। वी ऑल नो दैट we need to increase the per capita income, that is like for sure। और ये सिर्फ और सिर्फ जॉब्स क्रिएट करने से, मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट करने से, और साइंस और टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स में ही अपना 100% देने से ही होगा। और गवर्नमेंट हमारी still not been able to create skill based jobs, और अब वो फ्री मार्केट्स पे ही रिलाई करती है, वो प्राइवेट प्लेयर्स पे ही रिलाई करती है, वो मार्केट की फोर्सेस और डिमांड्स पे ही रिलाई करती है कि वो हमारे लोगों को स्किल करेंगे और जॉब्स क्रिएट करेंगे। और इसके अलावा कॉपरेटिव्स को भी एक अच्छा वे देखा गया है जो कि जॉब्स को क्रिएट कर सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है अमूल। अमूल एज ए कोऑपरेटिव उन्होंने सारे फार्मर्स को काफी अच्छा इंसेंटिवाइज किया है काफी थ्रू आउट ईयर्स, और एक बेहतरीन केस स्टडी है अमूल। कैसे वो लोग फार्मर से पैसा लेके कैसे लॉजिस्टिक्स में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, और कैसे आज वो एक वर्ल्ड्स जायंट मिल्क डेयरी प्रोडक्ट कंपनी बन के उभरी है। सो इट्स a case study in itself। और स्टॉक मार्केट्स की तो बल्ले बल्ले है, वो आजकल बहुत चढ़ रही हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 टाइम। यहाँ पे हम देखेंगे, एक ट्रेंड देखेंगे दैट देयर हैज बीन अ के शेप्ड रिकवरी। जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, और जो लोग गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10-15% पॉपुलेशन के पास इस टाइम पैसा सारा आ चुका है, और जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट्स हैं उन पे बहुत पैसा आ रहा है, अगेन बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड सम अदर रीजंस। और उससे हमारे शेयर मार्केट के जो प्राइसेस हैं, जो उन कॉर्पोरेट्स के प्राइसेस हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। सो स्टॉक मार्केट रैलीज ये हैं, जो मिड कैप कंपनीज हैं वो मार्केट शेयर लेती ही जा रही हैं कोविड के कारण। और स्टार्टअप्स ने बड़ा अच्छा काम किया है, इन्वेस्टमेंट इनफ्लो भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडियन बेस्ड स्टार्टअप्स प्रेफरेबली more desirable है than the companies from abroad। So in this way हमारे स्टार्टअप्स के पास काफी फंडिंग आ रही है। आजकल ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अभी तक प्रॉफिट नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन फिर भी बूम कर रहे हैं। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, दे विल बी प्रॉफिटेबल, बट दैट इज लाइक नॉट ए गारंटी इन इटसेल्फ। Amazon को भी 9 साल लगे थे प्रॉफिटेबल होने में, और काफी टाइम लग जाता है आजकल प्रॉफिटेबल होने में। द फर्स्ट थ्योरी इज दैट पहले आप मार्केट कैपिटलाइजेशन अपनी बढ़ाएं, मार्केट एक्वायर करें, लोगों को अपने प्रोडक्ट की एक आदत लगवाएं, उसके बाद आप प्रॉफिट के बारे में सोचें। तो ये आजकल की थ्योरी है, बट आई थिंक इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स हमेशा सेम रहते हैं। अगर आप नहीं प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो आपको एक दिन इन्वेस्टर्स को जवाब देना ही पड़ेगा। सो इन दैट केस हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो अच्छी फंडिंग ले रहे हैं, और इससे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें तो ये फायदेमंद है, क्योंकि हमारे देश में पैसा आ रहा है इस चक्कर में। और इंडियन की डिफेंस फोर्सेस को कभी कम मत आंकिए, दे आर वन अमंग्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सिर्फ दो ही ऐसे नेशंस हैं जो हमें टेक्नोलॉजिकली पीछे रख सकते हैं। आई थिंक देयर आर थ्री, यूएस, रशिया एंड चाइना। रशिया शुड बी देयर, एंड आई थिंक it is missed in these points, but it is hard to beat India if it comes to man to man basis। so हमारी अगर एक सेना की बाहुबल का अगर प्रयोग किया जाए तो इंडियन आर्मी को हराना बहुत मुश्किल है। आई थिंक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और मिडल ईस्ट नेशंस तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और इंडियन नेवी भी बहुत ही बेहतरीन है, उसको भी पार पाना आसान नहीं है। और ऑलवेज फील ग्रेट फॉर द डिफेंस फोर्सेस, देयर आर द बेस्ट इन द बिजनेस। रिसेंटली हमने रशिया का S-500 एडवांस मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम लिया है, which can like track all the missiles coming, and it has super speed that it can like remove all the missiles within fraction of a seconds। और उसके अलावा इट इज एन इंडिविजुअल राइट फॉर ईच सिटीजन। 21st पॉइंट पे हम है टू डिमांड फॉर फ्री एजुकेशन। तो ये आपका हक है कि आप सरकार से एजुकेशन और हेल्थ केयर मांगे। प्राइवेट फर्म्स जो हैं वो अगेन एजुकेशन और हेल्थ केयर पर कैपिटलाइज करके लोगों की बहुत सी सेविंग्स ले रही हैं। और उसके अलावा आई थिंक देयर वाज वन CDN कंसेप्ट लाइक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ऑफ इन्फोसिस, जिसमें वो रॉ
स्टूडेंट्स को, दिस इज लाइक फ्रॉम 2000 टिल 2004 उन्होंने बहुत काम किया, इन्फोसिस ने रॉ स्टूडेंट्स उठाए, उनको एक कॉल सेंटर की तरह रखा, एक साल ट्रेन किया, उनको सैलरीज दी, एंड देन दे मेड देम अफोर्डेबल फॉर द वर्ल्ड। सो उन्होंने इस तरीके से लोगों को ट्रेन किया कि वो दुनिया के साथ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में काम कर सके। तो इसको कहते हैं सीडीएन कंसेप्ट, और इसको इन्फोसिस ने स्टार्ट किया था। I think hats off to Infosys and TCS and Wipro and all these companies who have like given tremendous jobs to millions of the people throughout India, and this not only make life easy for those people who are like working with these organizations, but also the families that are reliant on these particular individuals. So Infosys का जितना तारीफ की जाए उतनी कम है। They have given the CDN concept, और इस अकॉर्डिंग हमें गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए। और इसके अलावा import substitution is not a good policy for neoliberal economics and more prevalent in India in 1950s, 60s, 70s. So import substitution was something where we have where one import was coming, and we were like not able to give a substitution from our local economy to that particular imports. So अगर हम किसी इंपोर्ट को रोकना चाहते हैं तो हमें उसके लिए एक सब्स्टिट्यूट भी रखना पड़ेगा, और ये हमारा देश आज तक नहीं कर पाया। व्हेन द नेशन कट्स इंपोर्ट, तो लोकल मैन्युफैक्चरर को खुश करने के लिए उनकी R&D कॉस्ट बढ़ा देते हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग, फिर मीडियोकर प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देता है अगर हम इंपोर्ट नहीं करवाते हैं, और ये साइकिल कंटिन्यूस रहता है जहाँ पे फिर वो लोकल गवर्नमेंट्स को ब्राइब करके इंपोर्ट्स कटाते रहते हैं। तो आई थिंक अगर अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, उनका अल्टरनेटिव नहीं होगा, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम नहीं रख सकते हैं। दिस इज लाइक अगेन इट्स एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती है। अगर हम इवन रशिया यूक्रेन की बात करें, यूएसए ने रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया था। स्विफ्ट इज लाइक ए पेमेंट सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको कोई देशों के को आपस में व्यापार करना है तो उनको स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू पेमेंट्स करनी होती थी। अब रशिया के पास ऑयल है और उनके पास गैस है, और दुनिया को ऑयल और गैस चाहिए है। मोर देन रशिया नीड्स पीपल, द पीपल नीड रशियाज ऑयल एंड गैस मोर। तो अगर आप उसको काट देंगे तो रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे वर रेडी फॉर द सिचुएशन। लेकिन अगर आप यूरोप को नहीं देंगे ऑयल एंड गैस तो किसका नुकसान होगा? Then they said to fuck off all this SWIFT system, we want to have proper trade with Russia for oil and gas। और इसीलिए मैं कहता हूँ that markets and forces, these are like the biggest invisible hand that are like running the domain। आप जितना मर्जी political statements बना लें, आप जितना मर्जी ताकतवर देश बन जाएं, अगर आपकी मार्केट फोर्सेस आपके अगेंस्ट हैं तो वो किसी ना किसी तरीके कोई ना कोई तरीका निकाल ही देगी। उसके बाद इंडिया ने नेट कार्बन जीरो का मिशन रिफ्यूज कर दिया है। हालांकि रिफ्यूज नहीं किया, इंडिया ने 2070 तक का टारगेट दिया है। दैट अब ये नेट कार्बन जीरो क्या होता है? दैट whatever the amount of carbon that you are transmitting, the same amount of carbon is you are like absorbing। So अगर आप 200 टन कार्बन बना रहे हैं एक साल में, तो वही टन अगर आप कार्बन एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं तो यू आर ए कार्बन नेट जीरो एमिशन कंट्री। और पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फॉर वेस्ट इज ट्रिमेंडस। अगर आप पर कैपिटा के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन देखेंगे तो यूएसए का और इंडिया का कोई मुकाबला ही नहीं है। दे आर लाइक प्रोड्यूसिंग 20-30 टाइम्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड पर इंडिविजुअल एज कंपेयर टू डेवलपिंग नेशंस। और इस संदर्भ में वो कभी हमें लेक्चर नहीं दे सकते, उनका कोई हक नहीं बनता। दे डोंट हैव एनी मॉरल ऑब्लिगेशन टू say us that we are creating more pollution। they are like responsible fully for this। and 1.5 डिग्री राइज IPCC की रिपोर्ट कहती है कि 1.5 डिग्री राइज तक काफी चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो फर्क आ सकता है वो काफी ड्रास्टिक आ सकता है। so there has been a tremendous difference in terms of climate change that we see। so people are not sure that what implications it will have, but yeah, that is not good for the world। and India is still relevant on coal, like our mostly 60% हमारी डिमांड अभी भी थर्मल एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, और हमारी 50 साल तक यही चलती रहेगी, और इसको हम कम नहीं कर सकते हैं। हालांकि हम रिन्यूएबल पे काम कर रहे हैं, बट स्टिल देयर इज लाइक अ मेजर स्कोप। और श्रीलंका, इन ऑर्डर टू मेक होल कंट्री फार्मिंग ऑर्गेनिक, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बुना दी पूरी कंट्री, और उसका परिणाम हम जानते ही हैं। और टूरिज्म भी उस पे फ्लरिश नहीं कर सका कोविड टाइम्स में, और उसके कारण उनके फॉरेन रिजर्व्स काफी लो हो गए और उनको अपनी इकोनॉमी को बैंकरप्ट तक घोषित करना पड़ा। नाउ दे आर लाइक रिकवरिंग फ्रॉम इट, बट दे हैव फेस्ड दिस डाउन डेज वेरी मच। और नेहरू काफी अंडररेटेड रहे हैं। उन्होंने कैपिटलिस्ट मॉडल के
खिलाफ ही ज्यादा काम किया था। उन्होंने सोशलिस्ट और कैपिटलिस्टिक मिक्स्ड मॉडल रखा था, लेकिन वो अगेन इस चीज से डरते। देखिए 1950s में कोई नहीं कह सकता था कि कैपिटलिज्म जीतेगा, सोशलिज्म जीतेगा, क्योंकि कैपिटलिज्म में कुछ ऐसे कॉलोनियलिज्म टाइप के करेक्टरिस्टिक्स थे। फिर से एक अमीर मैनेजर होगा, एक सीईओ होगा, और वो फिर से लोगों को इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइडलाइंस बनाएगा दैट हाउ दिस शुड बी लाइक टेकन केयर। तो इस पे वो कैपिटलिज्म पे, क्योंकि हम अभी ऑलरेडी अंग्रेजों से जस्ट आजाद हुए ही थे, तो वो कैपिटलिज्म को अगेन उस तरीके से नहीं देखते थे कि वो शायद फायदा करे या नहीं करेगा। तो उन्होंने सोशलिज्म को ही एक प्रेफरेंस बना के रखा है। देखिए ये उस वक्त की डिमांड थी, और वो जैसा उस टाइम सोचते थे जरूरी नहीं है आज 70 साल के बाद भी हम वैसा ही सोचें। बट वो वीक था हमारा देश, काफी माल न्यूट्रिशन था, अंडर प्रोविज था, हमने अभी अभी डिवीजन देखा हुआ था, और हम अदर फॉरेन पॉलिसीज के अंडर भी थे। लेकिन उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को काफी अच्छे से हैंडल किया। उनका जो सोशलिज्म करेक्टर था, उन्होंने हमें मिक्स्ड रिव्यूज दिए, और वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हम जितना थैंक्स कहें उतना कम है। अगर हम देखें, उन्होंने इसरो, डीआरडीओ, जितने हमारे बांध हैं, डैम्स हैं, हमारी आईआईटीज हैं, आईएम्स हैं, उन्होंने जो एटॉमिक डिपार्टमेंट्स हैं उन सबका क्रिएशन किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने लाइसेंस परमिट राज को भी रिमूव करने में काम किया। और इंदिरा गांधी ने सुपरबली हैंडल किया सारे इंटरनल डिस्टरबेंसेस, वी ऑल नो। उन्होंने, इंदिरा गांधी जी ने काफी तमिलनाडु में काम किया, उन्होंने काफी नॉर्थ ईस्ट में काम किया, उन्होंने बांग्लादेश को वॉर से लिबरेट कराया, उन्होंने पंजाब की मिलिटेंसी को भी काबू में लाया, और उन्होंने प्रिवी पर्सेस को भी अबॉलिश किया, जिससे काफी गवर्नमेंट का रिजर्व जा रहा था। बट उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी काफी तोड़ मरोड़ किया। जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें वोट करने से, उन्हें रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया कि वो लीडर नहीं बन सकती है, तो उन्होंने इसी को दुरुपयोग करके एक इमरजेंसी कानून क्लॉज खड़ा कर दिया। सो दैट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट टाइम्स फॉर अवर इंडियन डेमोक्रेसी। और उसके बाद राजीव गांधी आए इंदिरा गांधी जी के बाद, और उन्होंने सैम पिट्रोडा को इंट्रोड्यूस किया। और सैम पिट्रोडा इज द गाय हु इज लाइक द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेलीकॉम रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो डिजिटल एज और टेलीकॉम रेवोल्यूशन की जो नींव रखी गई वो सैम पिट्रोडा के द्वारा ही रखी गई। राजीव गांधी के टाइम पे काफी टेलीकॉम रिलेटेड और बेसिकली टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हमारा देश काफी आगे बढ़ा राजीव गांधी के, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज ए पायलट, सो ही हैड दिस टेक्निकल वे ऑफ थिंकिंग, और उन्होंने काफी काफी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हमारे देश में की है। और हमारी हिस्ट्री बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर हम मैं 25वें पॉइंट की बात करूं, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से डिवाइड करना चाहें तो ये 4 पीरियड्स में डिवाइड हो सकती है। इट इज लाइक एंशियंट, क्लासिकल, मेडिवल एंड मॉडर्न। और एंशियंट में हम हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनापद और नंदा डायनेस्टी के बारे में बात कर सकते हैं। और क्लासिकल में हम मौर्य, शुंग, कनव, कुषाण, सातवाहना, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करते हैं। और मेडिवियल में हमारे छोटे छोटे बहुत किंगडम्स बहुत सारे थे, जिसमें चालुक्य, हर्ष, काराकोटा, अरब इन्वेजन्स, ट्राइपार्टेट स्ट्रगल अगेन वाज बिटवीन गुर्जर्स, पाल्स, राष्ट्रकूट्स एंड प्रतिहार्स. So Gujar Pratihars was one party, Pals was another, and Rashtrakuts was another. और आई थिंक इस सब में गुज्जर प्रतिहार्स की ही अल्टीमेट जीत हुई थी। कन्नौज एक प्लेस है उत्तर प्रदेश में जहाँ पे इसका टर्निंग पॉइंट हुआ था, यहाँ पे इसका डिसाइसिव मूवमेंट हुआ था। और उसके अलावा हमारे चोलास ने साउथ पे काफी राज किया है। उन्होंने साउथ में अपनी नेवी काफी बिल्ड करी स्ट्रांग। उन्होंने सिंगापुर जाके, और इवन अंकोर टेम्पल्स और इंडोनेशिया भी ये दिखाता है कि वहाँ पे काफी टाइम तक हिंदू रूलर्स का राज रहा है। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत में और पांड्या सल्तनत, विजयनगर, बंगाल डायनेस्टिक्स, और मॉडर्न में हम बात करते हैं मुगल्स की, मराठास की, और कंपनी राज की, और सिख एम्पायर की। कैसे हमारा ग्रेट रिबेलियन ऑफ 1857 हुआ, उससे पहले भी काफी छोटे छोटे रिबेलियंस हुए, लेकिन 1857 को ही मेन माना जाता है। 90 साल पहले, हमारे देश की आजादी के पहले। और ब्रिटिश राज और इंडिपेंडेंट इंडिया की पॉलिसीज, इन सबको हम मॉडर्न में डालते हैं। सो इंडिया के पास बहुत सारी प्लेसेस हैं वर्थ विजिटिंग। अगेन ऐसे इंडिया इज नॉट जस्ट ए लैंड, इट्स एन इमोशन। यहाँ पे हर टाइप का लैंड फॉर्म मिल जाएगा, हर टाइप का खाना मिल जाएगा, हर टाइप के लोग मिल जाएंगे। सो दिस इज लाइक ए वैरायटी इन डाइवर्सिटी, और हम इस चीज के लिए प्राउड होना चाहिए। दार्जिलिंग और जबलपुर मानसून्स में बहुत हैं, अच्छे हैं, नेचर्स पैराडाइज इनको माना जाता है। जैसलमेर के सैंड ड्यून्स में हो गया, दिस वाज लाइक अ कंप्लीटली अमेजिंग एक्सपीरियंस। और लेह लद्दाख की माउंटेन रेंजेस की तो क्या ही बात करें, दे आर अगेन वन ऑफ द बेस्ट। आप जिंदगी में जरूर एक बार लेह लद्दाख जाइए, वहां पे देख के आइए।
वहाँ का फील करिए एटमॉस्फेयर, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोंकण रीजन जो है वो मानसून में बिल्कुल हरा हो जाता है। देयर इज अगेन इट्स a rain shadow region, and basically sorry, rain shadow I'm saying, it is like a rain receiving region. And northeast, I can't forget northeast anytime. It's like one of the best in the business, and 12 Jyotirlings, 51 Shakti Peeths, and 4 Dhams we has as our religious places throughout, spread throughout India। और हमारे केरला के बैकवाटर्स, और अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो हमारे बादामी केव्स, जनता लेवरा केव्स जो हमारे बराबर केव्स हैं, भिम्बेटका केव्स हैं। उसके अलावा एकोस्टिक वंडर्स ऑफ गोल गुम्बज एंड गोलकोंडा, वहां पे आप अगर नॉइज क्रिएट करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग तरीके से उनकी डिजाइनिंग ऐसे कर रखी है कि उनकी नॉइजेस में काफी मिश्रण से आप काफी चीजें पता कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर जो है हमारे गोवा के, मुंबई के, कोलकाता के, ये सब ब्रिटिश की देन थी, और इन्होंने भी एक अपनी एक पहचान छोड़ रखी है। और उसके अलावा हमारे लॉट मोर इक्वली डेवलप्ड इन इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशंस, लाइफस्टाइल्स, एंड ईच पार्ट है यूनिक इन इटसेल्फ। सो बहुत वैरायटी है, बहुत विविडनेस है, बहुत प्यारा हमारा देश है। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं टूरिज्म नहीं है इंडिया में एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड, जिस हिसाब से हमारा होना चाहिए। पार्टली इसके रीजंस हैं, कभी होटल अवेलेबिलिटीज कम थी, कभी कनेक्टिविटीज कम थी, कभी कुछ क्राइम सीन्स थे, कुछ इलाकों पे लोग जाने से डरते थे। लेकिन थैंकफुली, होपफुली, विद कमिंग टाइम्स हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री भी बूम कर रहा है। एटलीस्ट लोकल लोग एक देश के एक साइड से दूसरी साइड जरूर जाना पसंद कर रहे हैं आजकल। और हमारी फ्लाइट्स भी काफी अफोर्डेबल हुई हैं, और हमारे एयरपोर्ट्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ है अपार्ट फ्रॉम रेलवे। सो ऑल इन ऑल आई थिंक लोगों को घूमना चाहिए। एक घूमने से एक नया पर्सपेक्टिव पता लगता है हमें, एक नई नई जगह में जाने से हम उन जगह के लोगों को, उस जगह के कल्चर को जानते हैं, तो हमें एक अ, हमें एक नया एहसास होता है, और वही एहसास का ही तो नाम जिंदगी है। और उसके इसके बाद हम बात करें तो ब्रिटिशर्स को इंडिया एडमिनिस्ट्रेट करना एक आसान नहीं था। देखिए इंडिया बहुत बड़ा है, और अंग्रेज मुट्ठी भर थे। और मेरे को एक वाकया याद आता है, जब रॉबर्ट क्लाइव मैड्रास से बंगाल जा रहे थे, बंगाल में उनका एक युद्ध था, आई थिंक इट वाज लाइक बैटल ऑफ प्लेसी। और उसमें जाते टाइम वो काफी गांवों से निकले, और रॉबर्ट क्लाइव ने यह भी बोला था कि अगर एक गांव का एक भी छोरा एक भी अगर पत्थर पकड़ लेता और हमारे लोगों को मार देता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। लेकिन ऑल थैंक्स टू इंडिया, इंडियंस, हम शुरू से इतने आशावादी रहे हैं, इतना आतिथ्य देव के रहे हैं कि हमने दुश्मनों को भी आगे जाने के लिए कुछ नहीं कहा। और ये टैक्टिक्स नहीं होने चाहिए। यू आइदर, इट्स लाइक द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आइदर यू लिव और योर एनिमीज लिव। ये जितनी भी बातें होती हैं, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को दूसरा चांस दिया, क्यों दिया? दूसरी बार उसने जान ही ले ली ना। और भगत सिंह ने जो बॉम्ब फोड़ दिया, देखिए इस पे सबकी अपनी अपनी टिप्पणी, अपनी अपनी राय है, बट आई थिंक we need to be more aggressive than the way we were, and that's how the way it goes like excuse me for 1 minute। सॉरी, सो अपनी सूझबूझ के साथ हमारा एक एग्रेशन का मिक्स होना चाहिए। वी कांट बी वेरी lenient एवरी टाइम। और ये हमारी हिस्ट्री कुछ इस संदर्भ में आई थिंक पर्सनली मैं फील नहीं करता कि ये एक सही तरीका था, बट लेट्स, we can't change the history, it is the way it is, or we should be learning from our history and not criticizing them। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो ICBM पॉलिसी थी, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हमारे रिस्पेक्टेबल अब्दुल कलाम जी ने स्टार्ट किया था, उन्होंने हमारी इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया है। इंडिया की डिफेंस अनपैरेलल है वर्ल्ड इमेज के आगे। हमारे पास आज सरफेस टू सरफेस पृथ्वी मिसाइल्स हैं, हमारे पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अग्नि 6 तक हम आ चुके हैं। अग्नि मिसाइल जो कि 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा न्यूक्लियर गाइडेड डिस्टेंस कवर कर सकती है। देखिए एक बार बैलिस्टिक मिसाइल अगर एक बार एटमॉस्फेयर में गई तो उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। आई थिंक रशिया का एडवांस S-400 500 इसमें काम आ सकता है, बट ये अभी तक कभी भी ट्रायल एंड टेस्टेड नहीं हुआ है। हालांकि इसको टेस्ट किया गया है एक प्रॉक्सी इन्वायरमेंट में, लेकिन कभी रियल टाइम सिनारियो पे काम नहीं आया। तो इसके लिए कहना बहुत मुश्किल है कि वो S-400 S-500 इस पे काम कर पाएगा कि नहीं। डेफिनेटली कर पाएगा, बट स्टिल इट इज लाइक एन, बिकॉज ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है तो इट कैन
रिप अप इन सेकेंड्स। और उसके बाद हमारे पास सरफेस टू एयर त्रिशूल है, हमारे पास एंटी टैंक मिसाइल्स नाग है, हमारे पास मीडियम रेंज सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल्स हैं। उसके बाद सितंबर 2021 में इंडिया ने अग्नि 5 भी पे भी काम कर रखा है। आई थिंक इंडिया लेटेस्टली अभी अग्नि 6 पे काम कर रही है। और हमारे पास ब्रह्मोस के तौर पर इंडिया रशिया के कोलैबोरेशन से फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल भी है। सो इंडिया हमारी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर 2022 में रिलीज करेगा। आई थिंक दे हैव ऑलरेडी रिलीज दिस, और इससे हम काफी फाइटर जेट्स को समुद्र से उड़ा सकते हैं। और हमारी सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स K-15 सागरिका K-4 भी काफी कारगर हैं। सो हमारी आर्मी तो अच्छी है ही है, हमारे पास डेटरेंस भी अच्छी है, हमारे पास मिसाइल्स भी बहुत अच्छी हैं। ऑल थैंक्स टू एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज लाइक अ ग्रेट पर्सन। और ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज पे हमेशा इस चीज पे वो रहती है कि क्या इन्हें लीगल टेंडर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हालांकि अब तो गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगाने पे, प्रॉफिट्स पे टैक्स लगा चुके हैं। तो दे डोंट वांट कि उनकी सॉवरेनिटी उनके हाथ से जाए। और अगर उन ब्लॉकचेन से स्पेकुलेशन पर्पस रिमूव कर दिया जाए, आई थिंक देन ब्लॉकचेन इज लाइक वन ऑफ द वेरी गुड अल्टरनेटिव फॉर अवर ग्लोबल ट्रेड थिंग। हालांकि यूएस इस चीज को कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि डॉलर्स हमेशा उनके सिस्टम से बाईपास करते हैं। और व्हाई यूएस शुड बी दी ऑलवेज बी द बॉस एंड कीप सैंक्शनिंग टू कंट्रीज। उन्होंने, हमने देखा उन्होंने ईरान को सैंक्शन कर रखा है, उन्होंने रशिया को सैंक्शन कर रखा है। रशिया का सैंक्शन उनको काफी भारी पड़ा है, लेकिन छोटे मोटे देशों को उन्होंने काफी टाइम सैंक्शन करके ही, उन्होंने कुछ टाइम के लिए इंडिया को भी सैंक्शन कर रखा था। और कंट्रीज सफर करती हैं। आई थिंक दे आर द वंस हु कांट सैंक्शन और विल सैंक्शन देमसेल्व्स। बट हाँ, अगर कोई दूसरा देश गलती करता है तो उसको वो सैंक्शंस लगा देते हैं। तो ये क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ग्लोबल जियो ऑर्डर हमारा चेंज हो रहा है, रशिया चाइना इंडिया एक नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं अगेंस्ट वेस्ट एंड यूएस। सो डॉलर एक रिजर्व करेंसी डेफिनेटली नहीं होनी चाहिए। डॉलर के अलावा बाकी करेंसीज को भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। और सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो करेंसी को इस तरीके से करेंसी रेट्स एडजस्ट करते हैं जिससे उनके खुद के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स को फायदा हो। और इससे हमारी जो एक आम कॉमन पर्सन है उसकी परचेजिंग पावर पे असर आता है। तो ये चीज की जरूरत नहीं है, इसीलिए इस चीज को बनाया गया था ब्लॉकचेन को, कि ये हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क होगा जिसमें हम ट्रेड अगर दूसरे इंसान से करना चाहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर करे, गवर्नमेंट नीड नॉट टू इंटरफेयर। और लेकिन इस पे अभी भी 50-50 डिबेट है। कुछ कहते हैं इसके पक्ष में ये सही है, कुछ कहते हैं नहीं है। आई थिंक विद कमिंग टाइम्स वी विल सी दैट वे द वे इट गोस। लेकिन इस पे काफी देशों की कंट्रीज गवर्नमेंट रेगुलेशन लगा रख रही हैं, और अननेसेसरी पावर्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको इसका जाने का डर है, जो कि होगा नहीं। और अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड्स की टाइम की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमारा एग्रीकल्चर स्टार्टिंग स्टार्टेड टू फ्लरिश। उसके बाद लोगों ने एग्रीकल्चर के बाद काम के बेसिस पे उन्होंने अपने आप को बंटवारा करना शुरू कर दिया, और इससे हमारा कास्ट सिस्टम पैदा हो गया। और जब तक लेटर वैदिक पीरियड आया तब तक परमानेंट सेटलमेंट्स हो चुकी थी एग्रीकल्चर के कारण और आयरन की इन्वेंशन के कारण। और उससे और गैंगेटिक प्लेन्स का ईस्टर्न साइड मूवमेंट हुआ और कास्ट सिस्टम और रिजिड हुआ। और हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स सोचे उनको जन्स कहने चले गए, और जन से फिर थोड़े जनपद बने, और फिर जनपद से कंबाइन हो गए महाजनपद बने। और यहाँ पे ऐसे 16 महाजनपद से, उन 16 महाजनपद में से अल्टीमेटली मगध ही ऐसा एक महाजनपद था जिन्हें सबको हरा के अपना एक स्थान काबिज किया। और मगध के पावरफुल बनने के पीछे भी कुछ कारण थे, लाइक वो माउंटेन से घिरा हुआ था। आई थिंक प्रेजेंट बिहार एंड उड़ीसा रीजन एंड झारखंड रीजन इज लाइक most of the Magad, except for Odisha, like sorry, Odisha is not a part. Bihar and Jharkhand are mostly the parts. So उनका जो पावरफुल बनने की जर्नी थी उसमें भी कुछ कारण थे, लाइक दे वर लाइक सराउंडेड बाय माउंटेन्स। और उनकी आर्मी को फीड करने के लिए वहाँ पे एग्रीकल्चर भी काफी रोज हुआ हुआ था, और उसकी जो लोकेशन थी वो भी स्ट्रेटेजिक थी, जो कि सारे इंडिया से एक्सेसिबल थी। और वहाँ पे मिनरल्स भी काफी थे। छोटा नागपुर बेल्ट वहीं पे आता है। और कास्ट सिस्टम लेकिन वहां पे उस टाइम पे भी था, और ब्राह्मण और क्षत्रिय के पास काफी राइट्स थे, प्रिविलेजेस थे, जो कि ट्रेडर्स और वर्कर्स को नहीं दिए जाते थे। और इसी का एक कारणवश ये था कि हमारे बुद्ध धर्म और जैन धर्म आए। और बुद्धिज्म और जैनिज्म भी अगर आप देखेंगे तो उसी साइड पे ही पैदा हुए। गौतम बुद्ध और लॉर्ड महावीरा का जन्म भी बिहार में ही हो रखा है, और वहीं से ये सारी ट्रेडिशंस पैदा हुई।
और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो थे उन्होंने बेसिकली ट्रेडर्स को और लोगों को एक इक्वालिटी का दर्जा दिया, और उसके कारण हम, और वो जो चीज थी वो हिंदुइज्म इक्वालिटी का दर्जा नहीं दे पा रहा था, और इसीलिए जो ट्रेडिंग कम्युनिटी थी जिनके पास पैसा था उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। आप आज भी डेट में भी देखेंगे जैन्स आर लाइक द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन एवर, और जैन्स इवन टू दिस डेट जैन्स आर पावरफुल ट्रेडिंग एलीट। उनका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है राजस्थान में गुजराती आर्किटेक्चर्स में भी। So basically they were traders and they were against this caste system because they were low, so that's why they started their own sects. And Buddhism got prevalent during Ashoka's time, or सेंट्रल एशिया की जो ट्राइब्स थी उन्होंने भी बुद्धिज्म को काफी अडॉप्ट किया। आई थिंक कनिष्क एंड कुषाण एम्पायर अडॉप्टेड इट, और उसके बाद हमारे काफी इंडो ग्रीक्स आए, सिंथियन आए, और उनके भी आर्किटेक्चर काफी अमालगमेट हुए, हमारे आर्किटेक्ट्स के साथ मिक्स हुए। उसके बाद हमारा एक गंधार स्कूल स्टाइल कार्व हुआ नागर स्टाइल से, और मौर्यस ने भी बुद्धिज्म को ही अडॉप्ट किया था। और हमारा भारत एक बुद्धिज्म देश होता, बुद्धिस्ट देश होता, लेकिन सब कुछ चेंज हो गया शुंग डायनेस्टी के आने के बाद। आई थिंक उसके बाद आदि शंकराचार्य जी को का जो राइज था, जो केरला में पैदा हुए, उन्होंने चारों साइड हमारे डायरेक्शंस में 4 मठों का एस्टेब्लिशमेंट किया, और उन्होंने काफी ज्यादा हिंदुइज्म को प्रमोट किया। बहुत समझदार पढ़े लिखे इंसान थे, 9 साल की उम्र में उन्होंने सारे वेद पुराण सब पढ़ रखे थे, और वो डिबेट में लोगों को हराते थे। बड़े बड़े 60 60 70 70 साल के बड़े बड़े ऋषियों से अगर वो जब बातें करते थे तो उनको चुप करवा देते थे हमारे धर्म के नाम पे। तो बहुत ही उनकी मान्यता है, लोग आज भी उनकी पूजा करते हैं। और उसके बाद भक्ति मूवमेंट्स चली, हमारे मठ स्टेब्लिश हुए, रामायण महाभारत इन सब के स्टोरेज चली, और हमारे धाम सिंह बने। तो ये सब ने एक हिंदुइज्म को एक काफी डोमिनेंट एक रोल दिया है। इसी के कारण आज भी हमारा देश हिंदू डोमिनेट है। हिंदुइज्म नॉट जस्ट रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए, ये सब इसमें बताया जाता है, और बहुत ब्यूटीफुल रिलीजन है, और इसमें काफी एलिमेंट्स हिस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। और हमारा जो वर्ल्ड है वो इंडस्ट्रीज में डिवाइडेड है। अगर आप देखें सारे जितने भी एशियन देश हैं, जितने भी ईस्ट साइड के देश हैं, एशियन देश 10 कंट्रीज का एक समूह है। और अगर मैं एशियन देश देखना चाहूँ तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये सारे हमारे एशियन देश हैं। और ये सारे देश जो हैं ये अपनी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए जाने जाते हैं। और मिडल ईस्ट जो है वो नेचुरली ऑयल के कारण जाना जाता है, इनको स्टार्टिंग से एडवांटेज रहा है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस रहा है, जापान अपनी कार्स के लिए फेमस रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स के लिए भी जापान ही फेमस रहा है। इंडिया आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए अच्छा रहा है। मेडिकल टूरिज्म के लिए यूरोप और इंडिया, सॉरी, मेडिकल टूरिज्म के लिए भी जाना जाता है। यूरोप ऑलमोस्ट फेमस फॉर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और उन्होंने काफी लो स्केल पे इंडस्ट्री सारी बना रखी हैं, बट अगेन उनके पास बेस्ट ह्यूमन राइट्स हैं। और यूएस से तो सारे प्रोडक्ट्स की R&D के लिए जाना जाता है, और उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, सारे देश से आगे है, सारी दुनिया से आगे है, 20 साल आगे है। चाइना उसको कोप अप कर रहा है। दे आर लाइक लिटरली लीडर्स इन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, और उनका हमेशा मेरिट बेस्ड ही कंट्रीब्यूशन रहा है। इसके कारण वो देश हमेशा आगे रहा है। इमिग्रेशन इमिग्रेंट्स जो थे वो हमेशा से ही अच्छे इमिग्रेंट्स वहाँ पे माइग्रेट हुए हैं, और इसका उनको हमेशा फायदा मिला है। और रशिया के पास काफी मिनरल्स हैं, और उनकी मैथमेटिकल स्किल्स और उनकी कोडिंग स्किल्स एक्सेप्शनल है रशियंस की। और उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उस पर भी उनका नाम रहा है। और अफ्रीका और सार्क नेशन, लैटिन अमेरिका, इन सब की लो पर कैपिटा रही है, और इनको अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। और अगर आप इंडिया के स्टेट्स के बीच में भी देखेंगे तो हमारे पास भी काफी रीजनल वेरिएशंस हैं। पंजाब और हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमेशा से फेमस रहे हैं। गुजरात और महाराष्ट्र हमेशा कॉटन और ट्रेड्स के लिए अच्छे रहे हैं। ट्रेडिंग पोर्ट्स भी यहाँ पे महाराष्ट्र और गुजरात पे रहे, और ट्रेडिंग ने हमेशा इनको प्रॉस्पर रखा है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। इनको हमेशा एक एज रहा है। और छोटा नागपुर बेल्ट हमारा मिनरल्स के लिए काफी फेमस रहा है। केरला हमारा स्पाइसेस के लिए रहा है, असम टी के लिए रहा है, कर्नाटका कॉफी के लिए रहा है। फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। साउथ इंडिया सारे एचडीए पैरामीटर्स, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा जीडीपी में आगे रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स।
और सिर्फ 5 ही ऐसी स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड दिल्ली, जो सेंटर को टैक्स ज्यादा देती है परस्पर जो टैक्स सेंटर से लेती है। और जो टैक्स लिया जाता है वो बेसिकली पॉपुलेशन के अनुपात पे लिया जाता है, और इनमें हमेशा एक टसल रहता है कि हम क्यों ज्यादा दें और कम लें, बट दैट्स हाउ इंडिया इज। हम हमेशा से ही इक्वालिटी पे बिलीव करते रहे हैं, तो जिसका जो अधिकार है वही गवर्नमेंट देती है, ये एटलीस्ट अभी तक देती रही है। आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा। और अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें तो इंडिया अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट रेसिपिएंट्स इन द वर्ल्ड है, काफी पैसा बाहर से इंडिया को आता है, बट ये भी अगेन वेरी करता है। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा रेमिटेंस यूएसए से हासिल करता है, केरला यूएई से करता है, पंजाब कनाडा से करता है, तमिलनाडु हर जगह से ही करता है, डाइवर्स मिक्स ऑफ यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, मलेशिया एंड कनाडा। और उसके अलावा 1992 में रियो डे जनेरियो में एक अर्थ समिट हुई थी, ये काफी फेमस थी, और उसने 3 ऑर्गन्स क्रिएट किए, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कॉम्बैट, एंड एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट वाज लाइक एजेंडा 21 एंड सीबीडी, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और उससे पहले 1972 में एक स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, जिसने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी की स्थापना करी थी, और इंडिया ने भी 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया था, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को 1972 में पास किया गया था। क्यों? और ये 1972 में ही स्पेसिफिकली क्यों हुए? क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, और वो एनवायरनमेंट को लेके काफी कॉन्शियस थी। तो उनकी कॉन्शियसनेस के चक्कर में, कॉन्शियसनेस के नाते हमने 6 शेड्यूल क्रिएट किए उस टाइम एज पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और काफी वाइल्ड लाइफ को हमारे उसके बाद से क्षति होना कम हुआ है। सो इंदिरा गांधी को हेड्स ऑफ इस चीज के लिए भी उन्होंने एनवायरनमेंट का काफी ध्यान रखा है। और सीबीडी कन्वेंशन जो है वो भी आगे सब डिवाइड करी गई है, बेसल कन्वेंशन फॉर हजार्डस मटेरियल, रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन केमिकल्स, मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन persistent organic pollutions, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन डिप्लीशन, एंड वियना कन्वेंशंस, किगाली एग्रीमेंट्स फॉर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और यूएनएफसीसीसी ने क्योटो प्रोटोकॉल को क्रिएट किया है, और क्योटो प्रोटोकॉल भी रूलिंग के अकॉर्डिंग माराकेश एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया। तो उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, इसमें बहुत सारे ब्रेन्स इन्वॉल्व हुए हैं, हमने सारी दुनिया से कुछ ना कुछ एलिमेंट निकाल के अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं, और ये हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री और हमारी रिकमेंडेशंस पे काफी ज्यादा निर्भर रहा है। जब मैंने पहली बार पॉलिटी पढ़ी थी तो मुझे समझ में नहीं आई थी, हालांकि ऐसा सबके साथ ही होता है, काफी बोरिंग लगा था स्टफ, लेकिन जब धीरे धीरे आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन को समझने लग पड़ते हैं तो फिर आप रियलाइज करते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इस चीज को क्रिएट किया गया है। अगर हम देखें अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन जो क्रिएट की गई है, मोस्ट आर्ग्यूड पॉइंट जैसे आर्टिकल 13 वर्सेस आर्टिकल 368 रहा है, कभी आर्टिकल 13 आ गया था, कभी 368 आ गया था। फंडामेंटल राइट्स ऑपोजिट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के राइट्स को कुछ कुछ पॉइंट्स पे ऐसा था जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट्स को अपोज कर रहे थे। जैसे आप अगर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को, वो राइट टू इक्वालिटी को डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करता है, चैलेंज करता है, तो किस चीज को आगे रखना चाहिए, जो इकोनॉमिकली वीक है उसको, या फिर राइट टू इक्वालिटी को। तो ये चीजों पे हमेशा गहन चिंतन की जरूरत पड़ी है। और शेड्यूल 9 एक्स एंड अमेंडमेंट 42 में बीच में भी कंट्रोवर्शियल एक शेड्यूल 9 एक्स था, जिसमें कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉल नहीं होता था, जो लॉ इसमें डाल दिया वो ऐसा ही रहता था। तो ये काफी पुराना कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल था, जिसको अभी के लिए छोड़ दिया गया। और आर्टिकल 32 के रिट्स भी काफी फेमस हैं। और हमारी एडीआर एड्रेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और ट्रिब्यूनल्स ने भी एक नए तौर पे इनोवेटिव आइडियाज को जन्म दिया है। उसके बाद चाइना की बात करें तो चाइना हमेशा से ही एक काफी जटिल और एक काफी इंटरेस्टिंग इशू रहा है, क्योंकि वो हमेशा अपना डेटा अपने बारे में बताते नहीं है, उनकी नॉलेज हमेशा कम रहती है। चाइना और इंडिया दो लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, और उनके पास बेस्ट डेमोग्राफिक डिविडेंड है अभी के दिन में। और ये बिल्कुल ही ऑपोजिट पाथ में है। चाइना अपने टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे क्रैकडाउन कर रहा है, और इनकम इनक्वालिटी पे काम कर रहा है। इवन तो उनकी पर कैपिटा 5 गुना इंडिया से आ गया है। इंडिया ऑन द अदर हैंड, इनकम inequality is increasing, demonetization, GST, COVID, MSCs are shut down, blue chip companies acquired more market share. Although China का total debt to GDP 2.75 times है, means China debt is close to 40 trillion, but उनका external debt सिर्फ 2.75 trillion। तो सारा जो उनका debt है वो internally है, और internally चाइना का ही सेंसर चलता है, और वो उसको कभी भी मैनेज कर सकते हैं। हमने देखा है एवरग्रांडे में कैसे उन्होंने क्राइसिस में, हाउसिंग क्राइसिस में फटाफट से लोगों को बेल आउट किया। सो इन दैट वे
चाइना इज लाइक मोर पावरफुल। और चाइना का सिर्फ एक्सपोर्ट ही 2.5 ट्रिलियन है जैसे कि मैंने आपको बताया। और इंडिया का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो भी चाइना ही है। और उसके बाद से ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है और हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मीनिंग ये है एक्सपोर्ट्स हमारे एज कम्पेयर टू इम्पोर्ट्स कम है। तो हम इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो हमारे बॉर्डर पे छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं लेकिन हमारे ट्रेड पे इसका कोई असर नहीं आया। और उसके अलावा चाइना सिर्फ और सिर्फ जो कहीं पे अगर स्ट्रगल करता है तो वो है चिप्स और फैब्रिकेशंस की डिजाइनिंग में, जहाँ पे TSMC ऑफ ताइवान जाइंट है। इसी कारण चाइना ताइवान को लेना चाहता है और चाइना की कोई मंशा नहीं है ताइवान को लेने की। ये इंडस्ट्री काफी कटिंग एज है और इसको 15 से 20 साल की इनोवेशन रिसर्च चल जाती है और इसका रिवर्स इंजीनियरिंग मॉडल अभी तक चाइना कर नहीं पाया है। यूएस से इस मार्केट को कैप्चर करना चाहता है और इसी कारण बेसिकली यूएस सारी चाइना की मार्केट को कैप्चर करना चाहता था, इसलिए उन्होंने चाइना को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2001 में एंट्री दी। लेकिन विद सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्रिएटेड बाय डेंग, ये इनका बहुत ही विजनरी लीडर था डेंग जाओपिंग। और इन्होंने 1990s में एक्चुअली लोगों को काफी स्किल किया और जैसा ही चाइना 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आता है और उनको चीप लेबर सारी दुनिया को एक्सेस हो जाती है और वो सारे अपने मैन्युफैक्चरिंग बेसिस चाइना में बना लेते हैं। इसको प्रोसेस को कहते हैं ऑफशोरिंग। और ये ऑफशोरिंग से चाइना को बहुत फायदा हुआ। और 2008 में जब सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आया था यूएसए में, तो चाइना ही यूएसए के लिए बैंकर बन गया उस टाइम। कैन यू इमेजिन, चाइना इतना वीक देश यूएसए को ही लोन दे रहा था। और आज चाइना के पास 3.3 ट्रिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। चाइना कभी भी अपना डेट दे सकता है 2.75 ट्रिलियन का। और वर्ल्ड आजकल चाइना प्लस वन पॉलिसी मॉडल को कर रहा है इम्प्लीमेंट, कि इनकेस अगर चाइना से कोई भी चीज नहीं सही से बनती है, अगर वो लॉकडाउन कर देते हैं, अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, तो हमारे पास एक और मॉडल होना चाहिए एज ए बैकअप। और वियतनाम और बांग्लादेश ने इस संदर्भ में काफी अच्छा काम किया है। और हमारी कोई भी इंडिया की गवर्नमेंट कास्ट सेंसस नहीं करवाना चाहती, बिकॉज ये उनकी गवर्नमेंट, क्योंकि सारा डेटा सामने आ जाएगा ना। लोअर कास्ट की कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं, उनकी 2/3 पॉपुलेशन है लेकिन उनकी पॉलिटिक्स और बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये रियलिटी सामने आ जाएगी और इससे पार्टीज को काफी नुकसान हो सकता है। दैट्स व्हाई दे डोंट वांट टू क्रिएट एनी सेंसस। और हमारी ज्यादातर जो टिकट्स हैं वो अभी भी कास्ट के नाम पे ही शेयर की जाती हैं। और हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट 2.1 के काफी नीचे आ चुका है एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्टेट्स। 2.1 पे अगर रहेगा तो हमारी पॉपुलेशन जो आज है वही आज से अगली जनरेशन में रहेगी। लेकिन अब ये रिवर्स पे आ चुका है, कोई पॉलिसी इस पे कोई असर नहीं डालेगी। इंडिया की पॉपुलेशन 160 करोड़ तक जाएगी टिल 2050, क्योंकि लोगों की उम्र बढ़ रही है। बिकॉज आजकल हेल्थ केयर अच्छा होने से लोगों की उम्र पे काफी अच्छा असर आ रहा है। बट ये लोगों को जल्दी मरने नहीं दे रहा। बट इसका मतलब ये नहीं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। बाय 2010 हमारी पॉपुलेशन सिर्फ 95 करोड़ रह जाएगी। सारा डेटा फिक्स है, इस पे हम कोई चेंज नहीं कर सकते, आप कोई भी पॉलिसी लेके आ जाए। और हमारी फिलोसफी बहुत ही बेहतरीन है। बेसिकली दो मोड में डिवाइड की गई है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मोड में 6 सब्जेक्ट हैं, वेदांत, योग, न्याय, मीमांस, वैशिष्ट और सांख्य। और नास्तिक में भी 4 सब्जेक्ट हैं, बौद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका और चरवाक। वेदांत भी फर्दर 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत। और उसके अलावा हमारे जो 4 वेद हैं, उसके अलावा हमारे पास उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं। और हमारी जो पुरानी किताबें हैं, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी है, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि ने लिखी है, और कामसूत्र वगैरह, ये भी वर्ल्ड फेमस है। और करप्शन की तो क्या ही बात करें, बहुत ही हाई लेवल पे इंडिया में करप्शन है। और ये मेरे थोड़े लोकल जो मैंने एक्सपीरियंसेस फेस किए थे वो मैंने डाले हैं। लेकिन थिंक जो मेन पॉइंट की बात है कि जो लोकपाल क्रिएट किया गया वो जो की है कमेटी मनी सॉरी, जो मनी उन्होंने लोकपाल को बनाने के लिए यूज करना था वो उन्होंने 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए काम कर लिया जो कमेटी बनाई गई। तो इससे तो अच्छा है कि लोकपाल ना ही होता। और हमारे लोकायुक्त की तो बात ही छोड़ती है, जब लोकपाल पे ये हाल होता है तो स्टेट्स का तो भाई क्या ही हाल होगा, ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं। मशीनरी इनसाइड वेरी वेरी करप्टेड है, हमारा सारा सिस्टम अंदर से खोखला हो चुका है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी वो चीज दिखती है। हमें करप्शन पे बहुत काम करने की जरूरत है। और ये मेरा करप्शन है जो मैंने कैसे देखा। वोटर करप्शन में सबके साथ होता है, मैं भी एक आम इंसान, मेरे साथ भी करप्शन के काफी इंसिडेंट्स हुए हैं, मैंने जस्ट इसको रखा हुआ है यहाँ पे।
और टेक जायंट्स के लिए आजकल काफी दुखद खबर है, उनके शेयर स्टॉक्स गिर रहे हैं, वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये है कि वो सारा मार्केट शेयर ही एक्वायर कर रहे हैं, और उसके कारण जो एक इंजीनियर है वो 10 लोगों की जॉब्स खा रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, तो जॉब्स बन नहीं रही हैं। और जो रिटेल सुपर चेन्स हैं और ई कॉमर्स हैं वो भी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड दे रहे हैं, लेकिन अगेन दे आर किलिंग स्मॉल एमएसएमईज एंड लोकल बिजनेसमैन, तो ये एक अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ये जो सुपर टेक कंपनीज हैं इनको छोटी छोटी कंपनीज में बदलना बहुत ज़रूरी है। एज ए कंज्यूमर अगर मैं आसान रेट में ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले पा रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इससे मेरा कंपटीशन भी कम नहीं होना चाहिए। सो कंपटीशन कमीशन को हमेशा से सचेत रहना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारा एक्सट्रीमिज्म है, जो हमारा यहाँ पे इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो हमारी सोसाइटी को काफ़ी तहस नहस कर सकते हैं। हमारे पास अभी भी इश्यूज हैं चाइना बॉर्डर को लेके, पाकिस्तान को लेके, उसके अलावा हमारे इंटरनली एंटी इंसर्जेंस ग्रुप जो हैं जेके में, और जो नक्सली हैं, कुछ नॉर्थ ईस्ट मूवमेंट्स हैं, इन सब पे अभी भी कुछ ना कुछ skirmishes चलती रहती हैं। और उसके अलावा इंडिया ने पंजाब में काफी काम नॉर्मल करने में काम किया और लिट्टे को भी एंड किया है। इंडिया से ज्यादा श्रीलंका को हमें क्रेडिट देना चाहिए। राजपक्षे ने लिट्टे को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, हालांकि उसके बाद राजपक्षे खुद भी खत्म हो गए। और लेकिन इसमें आप ह्यूमन राइट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते कि कैसे कैसे कांड हुए हैं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत ही अच्छी रही है, इसराइल और रशिया हमारे फ्रेंड्स हैं। काफ़ी कंट्रीज इंडिया को एक फेवरेबल देश की तरह देखती हैं, क्योंकि हमारा ट्रेड हमेशा उनके साथ रहा है, और हमारी नॉन वायलेंस की पॉलिसी सबको पसंद आती रही है। यूएई, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, खासकर इस रिगार्ड में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और यूके हमारे कॉमनवेल्थ बैकग्राउंड के कारण हमेशा इंडिया को फेवर करते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो थोड़ा हमारे अगेंस्ट है, वो चाइना पाकिस्तान टर्की का एक नेक्सस है। जापान भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है, हमारी एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी, हमारी इंपोर्ट लेड इकोनॉमी के लिए जापान ने काफ़ी एक्सपोर्ट्स किए हैं। और इंडिया के हमेशा एशियन कंट्रीज के साथ भी हिस्टोरिकल रूट्स है, खासकर फिजी के साथ भी। और वेस्ट इंडीज भी हमें प्यार करता है, हमारे एंसेस्टर्स वहाँ रहे हैं, और वहाँ पे क्रिकेट हमारा बहुत कॉमन है, इंडिया और वेस्ट इंडीज का दोनों का प्यार है। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका में भी लार्ज स्केल एफडीआईज होते रहे हैं, और उसके अलावा जो जितने भी छोटे देश हैं, सार्क देश हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी हमसे हेल्प लेते रहे हैं, और अफ्रीकन कंट्रीज को भी हेल्प मिला है। और अफगानिस्तान में कोई याद आता है इस रिगार्ड में, अफगानिस्तान ने काफ़ी इंडिया के प्रोजेक्ट्स के कारण इम्प्रूव किया है। और लेकिन रशिया और अफ्रीकन कंट्रीज नेचुरली चाइना से मोर अलाइंड है, क्योंकि चाइना ज़्यादा लोन देता है। फिलीपींस इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर मानता है, क्योंकि फिलीपींस भी सर्विस सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम करता रहा है। और इंडिया की प्रॉब्लम चाइना के साथ हमेशा ये रही है कि हमारे पास बहुत ही कम चाइनीज स्पीकिंग एक्सपर्ट्स हैं जो कि चाइना की पॉलिसी को समझ सकें, ये एक कारण है, नॉट ए मेजर इशू। और उसके अलावा जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी लेस डिप्लोमेटिक एंड मोर ट्रेड रिलेटेड रहे हैं। और एक्सचेंज रेट भी हमारा एक फैक्टर है जो कि यूरोप को हमेशा कभी अट्रैक्ट ज़्यादा नहीं कर पाया। और लैटिन अमेरिका हमारे से बहुत दूर है, सो उनके साथ हमारे बिल्कुल नॉर्मल रिलेशन है। और हमारे यूएसए के डिप्लोमेटिक रिलेशन थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं एज कम्पेयर टू कोल्ड वॉर एरा। बट यूएस अगेन इट्स सो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, और उनकी इकोनॉमी में इंडियन एक्सचेंज भी इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं डालता। सो इंडियाज ट्रेड विद यूएस इज एट नंबर 2 आफ्टर यूए। आई थिंक चाइना भी अब नंबर 1 पे आ चुका है, सो दिट्स नीड टू बी अपडेटेड। और उसके अलावा अगर हम बात करें हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, these have been very successful. AIDS has been completely, almost completely eradicated, and our universal immunization program has been successful despite its challenges in terms of agriculture and horticulture भी हम हमेशा टॉप 10 में रहे हैं, लेकिन हमारा न्यूट्रिशन एक इशू रहा है, और हमारी इनकम इक्वलिटी तो रही रही है। और हम ऑलरेडी कोलरा और पोलियो फ्री हो चुके हैं। बाय 2025 आई थिंक वी विल बी फ्री फ्रॉम टीबी एज वेल। और हमारा मलेरिया के अगेंस्ट भी वैक्सीन अप्रूव हो चुका है। और अगर हम एड्स के वैक्सीन की बात करें तो वो 100 गुना ज़्यादा कम कॉस्टली था एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वैक्सीन। और हमारे अफ्रीका ने काफ़ी एड्स से रिलेटेड वैक्सीन इंडिया से लिए हैं। और हमारे स्पेस प्रोग्राम की तो भाई क्या ही बात करें, इसरो जिंदाबाद, इसरो जिंदाबाद। और शेयर मार्केट के राइज आई थिंक ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हमारे 5 करोड़ बचे
कोरोना के कारण स्कूल छोड़ चुके हैं, ऑनलाइन एजुकेशन सबके बस की नहीं है क्योंकि लोगों के पास गैजेट्स नहीं है सबके पास, और इंटरनेट कनेक्टिविटी वैसी नहीं है। उसके अलावा बहुत कम ही अच्छे रियल टाइम एजुकेटर्स हैं, उसके अलावा तो सब बस अपना जुमला ही कर रहे हैं, ये सबको पता है। और एमबीबीएस की भी सीट्स काफी कम है और इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। आई थिंक सीट्स बढ़ी हैं लेकिन इसकी क्वालिटी पे अभी भी 4-5 साल लग जाएंगे इसको अच्छे होते हुए। और इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो के तो क्या ही अप्रिसिएशन करें, उन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट दी है बहुत ज़्यादा दी है, उनके लिए तो जितना सल्यूट किया जाए उतना कम है। और उसके अलावा जो हमारी वोटर प्रायोरिटीज है, फ्रीबीज को रिमूव करना पड़ेगा। देखिए, फ्रीबीज मिलनी अच्छी है लेकिन ये टेम्पररी सोल्यूशन है, आप कब तक खरीदते रहेंगे। उसके अलावा जब आप वोटिंग करते हैं तो बैलेट पेपर का यूज कीजिए, ईवीएम भी रिलायबल नहीं है। पहले बैलेट पेपर वोट्स जो थे वो एक स्टेडियम में इकट्ठे आते थे, उनको रैंडमली मिक्स किया जाता था ताकि लोकेशन का पता न लग सके। और आजकल तो हम आधार के साथ ही वोटर कार्ड को लिंक करने लग पड़े हैं, जिससे हमारा डेटा सेव हो जाएगा कि हमने किसको वोट दिया है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारी प्राइवेसी के लिए। और आइडियली जो हमारी अर्बन प्लानिंग है और हमारी जो पुलिस है उसको नए तरीके से सोचना पड़ेगा, रिवैम्प करना पड़ेगा। और हमें अर्बन स्मार्ट सिटीज भी चाहिए, हर सिटी को एटलीस्ट 3 से 4 करोड़ लोग और हमारी गवर्नमेंट्स ऐसी होनी चाहिए जो कि सिर्फ 3 से 4 करोड़ लोगों को संभाल रही है। तो हमें और स्टेट्स की जरूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन ताकि बढ़े। और लेकिन कोई भी स्टेट ये चाहेगी नहीं कि उनकी पावर हमेशा कम हो। और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिवाइड करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन विंग बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए हमारा पेट्रोलिंग विंग से। और जो पुलिस हमारी एमएलए एमपीज की ड्यूटीज के लिए उनको भी कम करना चाहिए। और इन ए प्रैक्टिकल द वे पुलिस ट्रीट्स पब्लिक इज वेरी वरीसम, तो ये सबका अनुभव रहा ही है। और रूल ऑफ लॉ जो है और डेमोक्रेसी है ये बहुत हिचकोले खा रही है, तो इसको भी अच्छा करने की जरूरत है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स, दीज आर द 50 पॉइंट्स, आई थिंक मैंने काफी कवर किया है। अगर हम ये सारी चीजों पे इस तरीके से अमल कर सके तो हम डेफिनेटली इंडिया को एक अच्छी सोने की मुर्गी बनता देख सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैनी थैंक्स। गुड बाय।